में कमेंट बहुत शुरू चावल ऐसा तो नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता मीन तेरे भी ऐसे हैं, ये नहीं पागल है मेरे को बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। मैंने कहा आया ना लाइफ में भी यार चल गया ना, अब इसको छोड़ डीबी का पिक्चर होगा क्लास। जुम्मे की नमाज हो गई सबकी? यस मैम। जो पिछला पढ़ा उसमें से कोई सवाल है तो वो बताएं, अदरवाइज जो चीज़ मैंने बतानी थी वो हो गया। कोई सवाल है आपका तो आप पूछ लो, वरना मैं फिर शुरू करती हूँ। यहाँ से हमने करना जी। नो वन ओके। जो हमने पढ़ना था सब तकरीबन सारे चैप्टर हो गया था। ये कंस्ट्रेंट्स हमने देखने थे, कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। ओके, कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप टाइप पे कैसे है जी? टू मेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं बाइनरी रिलेशन के ऊपर। एक तो है जी कार्डिनैलिटी रेशियो और दूसरा है एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। तो जो कार्डिनैलिटी रेशियो है वो ये बताती है आपको कि किसी एक बाइनरी रिलेशन के अंदर एक एंटिटी कितने इंस्टेंसेस जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास तीन डिफरेंट चीजें आती हैं, एक होता है वन टू वन, फिर वन टू मैनी और तीसरा है मैनी टू मैनी। करने की है वो वन कॉलन वन, वन कॉलन एन और एम कॉलन एन है। मैनी टू मैनी को एम एम नहीं लिख सकते थे, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए एम और एन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब वन टू वन की एग्जांपल हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक डिपार्टमेंट है और एक ही चेयरमैन हो सकता है, नॉट मोर देन वन। इन दैट केस चेयरमैन का और का जो रिलेशनशिप बनेगा वो वन टू वन होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर एक हम सब्जेक्ट ऑफर करते हैं तो उस एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं। उस केस में सब्जेक्ट और स्टूडेंट का रिलेशनशिप वन टू मैनी होगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट में मैनी स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं। इसी तरह से मैनी टू मैनी में आ जाता है कि अगर हमारे पास एक जो हम डिपार्टमेंट जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो मोर देन वन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और उन मोर देन वन कोर्सेज के अंदर मोर देन वन स्टूडेंट्स कैन एनरोल देमसेल्व्स। उस सूरत में कोर्सेज का और स्टूडेंट्स का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और अगर आपके ज़हन में कोई और एग्जांपल बनती है वन टू वन, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी की तो वो आप दे सकते हो।
जैसे गिवन एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक एम्प्लॉई जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट में ही काम कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह गिवन एग्जांपल में हमारे पास एक एम्प्लॉय के पास जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट और जो है वो उसका रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज इसके अंदर आ जाती है, दैट इज एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। ये भी एक कंस्ट्रेंट है, ये स्पेसिफाई करता है मिनिमम पार्टिसिपेशन, आल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। जीरो या ऑप्शनल पार्टिसिपेशन, नॉट एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट। इसका मतलब है कि एक गिवन रिलेशनशिप में जबरदस्ती वो चीज एग्जिस्ट करे। और दूसरा है वन और मोर यानी मैंडेटरी पार्ट। मिसाल के अब एक एम्प्लॉयज जो हैं वो मैनेजर के केस में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो, या दूसरी एग्जांपल से शायद आपको बेहतर समझ आए कि एक एम्प्लॉय के साथ अटैच्ड डिपेंडेंट्स। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे ही एम्प्लॉयज के साथ डिपेंडेंट्स अटैच हो। माइट भी कोई एम्प्लॉय ऐसा हो जिसकी शादी ना हुई हो, तो उससे लिंक उसकी वाइफ और उसके जो है भी ना हो, या स्पाउस कोई भी एग्जिस्ट ना करता हो, और उसके मजीद जो है वो बच्चे भी ना हो। इसका मतलब है मगर डिपेंडेंट्स एग्जिस्ट नहीं करे, तो वो वाला जो एक रिलेशनशिप है ना, उसमें हम कहते हैं कि उसकी ऑप्शनल पार्टिसिपेशन है। इट कैन एग्जिस्ट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट, इट मे एग्जिस्ट, इट मे नॉट बी एग्जिस्टिंग, ठीक है। उसको कहते हैं जीरो पार्टिसिपेशन। दूसरा है वन और मोर पार्टिसिपेशन, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, यानी इसके बगैर होगा ही नहीं रिलेशन। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉइज के बगैर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं कि जी ये वाली जो पार्टिसिपेशन है ना एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट के साथ, वो एक मैंडेटरी है, उसके बगैर एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता। ऐसा कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें कोई एम्प्लॉय ना हो, सही है। अच्छा, यही चीज आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं हम इस ये जो चीज हमने अभी सीखी हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। इसको हम 1 से m से और n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ये डायग्राम्स में। और टोटल पार्टिसिपेशन जिसमें सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। तो जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो हम डबल लाइन से हमेशा स्पेसिफाई करेंगे डायग्राम में, और जो ऑप्शनल पार्टिसिपेशन हम करेंगे, मिसाल के तौर पर आपके सामने ये आ जाता है कि टोटल पार्टिसिपेशन है, देखिए सारे के सारे एम्प्लॉयज जो है वो वर्क करेंगे सारे के सारे डिपार्टमेंट में। ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं होगा जो नौकरी पर होगा लेकिन वो डिपार्टमेंट में काम ना, इस तरह कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जो एग्जिस्ट करता हो और वो उसके अंदर एम्प्लॉय ना हो। इसी तरह से हम इसको कहते हैं, ये मैंडेटरी था इसलिए हमने इसको डबल लाइन से टोटल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट। बट सी द अदर साइड, इन मैनेजर्स एम्प्लॉय और मैनेजर्स के दरमियान टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, बट इट इज अ पार्शियल। सारे के सारे 10 के 10 एम्प्लॉय कैन नॉट बी मैनेजर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। Some of them might be simply employee or some of them might be on the rank of manager also. In that case, since employees are participating in manages relationship in a partial way, so we are representing it over single line. While whoever the manager is, he must be managing at least or at max one department. ऐसा कोई मैनेजर नहीं होगा जो एग्जिस्ट तो कर रहा होगा लेकिन वो किसी भी डिपार्टमेंट को मैनेज ना करता हो, फिर तो उसके मैनेजर होने का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा कंपनी कभी भी अलाउ नहीं करती, ठीक हो गया। ये आपको यहाँ पे सिंगल डबल लाइन से पार्शियल पार्टिसिपेशन और मैं टोटल पार्टिसिपेशन से आप देखो कि सारे के सारे एम्प्लॉय वर्क्स ऑन के रिलेशनशिप में प्रोजेक्ट के साथ सारे के सारे लिंक है। इसका मतलब ये है कि ऐसा ये एक ऑप्शनल बात है कि एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे काम करे, और ऐसा भी नहीं है कि एक ऑप्शनल बात है कि प्रोजेक्ट के ऊपर एम्प्लॉय काम करे। सिंस बोथ आर फुली पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिलेशनशिप, सो हम इसको यहाँ पर डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सुपरविजन के रिलेशनशिप में जो सुपरवाइजर है वो भी सिंगल लाइन से, सुपरवाइजी भी सिंगल लाइन से। क्यों? क्योंकि ये एक ऑप्शनल बात है कि कोई बंदा सुपरवाइजर, और ये भी एक ऑप्शनल बात है
कि जी मतलब टोटल नहीं है कि हर बंदा ही सुपरवाइजर नहीं होगा और हर बंदा ही सुपरवाइजी नहीं होगा। सिंस कुछ सुपरवाइजर होंगे, कुछ सुपरवाइजी होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि वो पार्शियल पार्टिसिपेशन। यहाँ पर हमारे पास और क्या चीजें आ जाती है। दीज कंस्ट्रेंट्स आर डिराइव फ्रॉम द रियल वर्ल्ड मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच रिलेशनशिप टाइप। ये जो आपने केस स्टडीज पढ़ी होंगी उसके अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास एक प्लेयर है और प्लेयर का डाटा अगर हमने सेव करना है तो हम प्लेयर का डाटा कैसे कर रहे होंगे, प्लेयर का नाम रख रहे होंगे, प्लेयर की एज रख रहे होंगे, प्लेयर की डेट ऑफ बर्थ रख रहे होंगे, प्लेयर मेल है फीमेल है ये रख रहे होंगे, और इस तरह की बहुत सारी उसके बारे में जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम खुद सोच कर लिख रहे होते हैं। ऑल्दो अगर 2 लाइन की स्टेटमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी एंटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनके कोई एट्रीब्यूट नहीं होंगे, उनके एट्रीब्यूट होंगे और होने चाहिए, वो हम कुछ सोच के डिराइव कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड से। फिर हमारे पास ईआर डायग्राम्स के अंदर एक और कंस्ट्रेंट आ जाता है व्हिच इज कॉल्ड, ये मैं आपको आगे थोड़ा सा बताती हूँ। और ये जो 39 नंबर स्लाइड के ऊपर है ये है रिकर्सिव रिलेशनशिप टाइप। एज वी टॉक्ड अर्लियर इन द प्रीवियस लेक्चर, रिकर्सिव रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर एक एंटिटी अपने ही आपको किसी रिलेशनशिप के साथ लिंक कर रही होती है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर एम्प्लॉय एक वो एंटिटी है जो एक रिलेशनशिप सुपरविजन के जरिए खुद से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। इस वही सुपरविजन रिलेशनशिप के अलावा बाकी आप जितने भी रिलेशनशिप देखोगे इस डायग्राम के अंदर तो वर्क्स फॉर 2 एंटिटीज के दरमियान है, मैनेजर्स 2 एंटिटीज के दरमियान, कंट्रोल 2 एंटिटीज के दरमियान है, वर्क्स ऑन 2 एंटिटीज के दरमियान है, डिपेंडेंट ऑन 2 एंटिटीज के दरमियान। वाहिद एक सुपरविजन ऐसा रिलेशनशिप है जो कि सिर्फ एक ही एंटिटी का अपने ही साथ है। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब वो वाली चीज आ जाती है, और हाँ एक और चीज आ जाती है दैट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप टाइप। इससे पहले तक जो हमने देखा था वो ये था कि एंटिटीज के एट्रीब्यूट होते हैं। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय एक एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय का नाम, एज, आईडी वगैरह वगैरह। तो एम्प्लॉय वाज एन एंटिटी जिसके एट्रीब्यूट्स थे, बट देयर कैन बी एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप टाइप एज वेल। कैसे जनाब, मिसाल के तौर पर आपके सामने यही वाले एग्जांपल के अंदर आप ये वाली एग्जांपल में अब देखें कि एम्प्लॉय जो है वो मैनेज कर रहा है, बल्कि ये देखें कि एम्प्लॉय जो है वो वर्क प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय जब किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो हमारी जो 9वीं और 10वीं नंबर की स्लाइड है 9th और 10th उनके अंदर ये लिखा हुआ था कि लाजमी हमने क्या एक चीज नोट करनी है कि एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हर एम्प्लॉय के डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स होंगे। इसका ये भी मतलब है someone might be working for 4 hours, someone else might be working for 10 hours in a week, someone else is working for 40 hours in a week. In that case, since R is an attribute which is purely dependent and varies from person to person, तो हम क्या कहते हैं कि ये वाला एट्रीब्यूट वर्क्स ऑन के लिए है, कितने घंटे काम कर रहा है ये एट्रीब्यूट इसका हो गया। इसी तरह से जो एम्प्लॉय कैसे आएगी, फाइन नाउ, ठीक है। जी मैम बेहतर हो गया, पता नहीं कैसी थी खराब थी अभी तो आ रही है ना? मैम अब ठीक आ रही है। ओके पहले बता देती। ओके इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास एम्प्लॉय और मैनेजर्स और डिपार्टमेंट मैनेजर्स के रिलेशनशिप में अगर जो भी एम्प्लॉय एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है, रिक्वायरमेंट में मेंशन था कि उस मैनेजर की स्टार्टिंग डेट आपने जरूर नोट करनी, क्योंकि हर एम्प्लॉय हर मैनेजर की डिफरेंट ज्वाइनिंग डेट होगी जब उसने काम करना, और हर एक की उसी के साथ लिंक्ड है किसी और के साथ लिंक। ये वाला एक एट्रीब्यूट विच इज स्टार्ट डेट वो हम मैनेजर्स के साथ लगा देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि रिलेशनशिप के ऊपर भी रिलेशनशिप्स के साथ भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ओके इसके बाद हमारे पास है
attributes with okay, last thing in this chapter is last नहीं second last, but regarding year it is last notation. अच्छा, एक और चीज है which is min max notation. अब ये min max notation कैसे काम करती है जनाब, कि हम देखते हैं दो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज के दरमियान मिनिमम कितने इंस्टेंसेस एक एंटिटी के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने, ठीक है। इसको हम कहते हैं मिन कॉमा मैक्स, और लिखते हैं कैसे हैं, मिनिमम वाली साइड पर मिनिमम, मैक्सिमम वाली साइड पर मैक्सिमम। मिनिमम के अंदर 0 भी आ जाता होता है, ठीक है, और मैक्सिमम के अंदर 1 और मोर देन 1 भी आ सकता है। सही, यही वाला पैराग्राफ जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यही लिखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पर हम एम्प्लॉइज जो मैनेजर्स के रिलेशनशिप में उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है, मिनिमम कितने एम्प्लॉई हैं जो मैनेजर हो सकते हैं, मिनिमम माइट बी कोई भी एम्प्लॉई मैनेजर ना हो, तो मिनिमम क्या हुआ, 0 हो सकता है कोई भी एम्प्लॉई, मिनिमम 0 है। और मैक्सिमम कितने एम्प्लॉय मैनेज कर सकते हैं मैनेजर के तौर पे, तो एक वक्त में मैक्सिमम एक एम्प्लॉय मैनेजर हो सकते हैं, वो हो गया। इसी तरह से डिपार्टमेंट और मैनेजर्स के रिलेशनशिप के अंदर ये एक 1-1 रिलेशनशिप है। मिनिमम एक डिपार्टमेंट मैनेज किया जाएगा और मैक्सिमम कितने मैनेज किए जाएंगे, वो भी एक ही मैनेज किया। इसी तरह से हमारे पास स्पेसिफाई 1,1 फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन वर्कफोर्स, तो वर्कफोर्स के अंदर मिनिमम एक एम्प्लॉय होगा जो किसी डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा होगा, मिनिमम, और मैक्सिमम भी एक ही होगा, क्योंकि एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता। अच्छा, यही वाली चीज आपके सामने, इसको हम मिन मैक्स नोटेशन कहते हैं। अच्छा, और एक और चीज जो यहाँ पे लिखी है कि इसके अंदर रोल नेम भी मेंशन किए हैं। रोल नेम इज आर ऑप्शनल। ऑप्शनल इसलिए कि अगर आप उसके ऊपर नहीं भी लिखेंगे तो भी आपकी ईयर डायग्राम ठीक है, और अगर आप लिख देते हो तो भी आपकी डायग्राम ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको बड़ा करती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें एम्प्लॉय और मैनेजर्स के दरमियान, तो मिनिमम कितने मैनेजर कितने एम्प्लॉय हैं जो मैनेजर हो सकते हैं, दैट इज 0, और कितने एम्प्लॉय जो मैक्सिमम हो सकते हैं मैनेजर, दैट इज। इसी तरह से अगर आप देखो 1-1 जो यहाँ पर लिखा, तो मैनेजर्स और डिपार्टमेंट के दरमियान कैसे 1-1 आ रहा है जी। मिनिमम मैनेजर कितने डिपार्टमेंट मैनेज करेगा, 1, मैक्सिमम कितने करेगा, वो भी 1। इसी तरह से आप देखें एम्प्लॉय वर्क्स फॉर और डिपार्टमेंट के दरमियान मिनिमम एक एम्प्लॉय होगा जो किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, और मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम एक इसलिए क्योंकि एक वक्त में एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट का हिस्सा होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर 4,n लिखा है, इसका मतलब ये है कि मिनिमम मेरे पास 4 एम्प्लॉय होंगे ही होंगे। ये कंपनी बनाने वाले ने एक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ, जबरदस्ती है कि उसने कहा है जी 4 से कम एम्प्लॉय हो ही नहीं सकते किसी डिपार्टमेंट में, तो कहते हैं जी 4 मिनिमम, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो सुपरवाइजर, नहीं, वर्क्स ऑन को देख लेते हैं। वर्क्स ऑन रिलेशनशिप में मिनिमम हमारे पास एक वर्कर हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा n वर्कर्स हो सकते हैं उस रिलेशनशिप में। और वर्क्स ऑन और प्रोजेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर देखें कि मिनिमम 1 प्रोजेक्ट हो सकता है और मैक्सिमम n प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम n हो सकते हैं, जितने भी हैं वो सबके साथ हो सकते हैं। अच्छा, ये जो इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, रो वर्कर लिखा हुआ है, मैनेजर लिखा है, एम्प्लॉय लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा है, डिपार्टमेंट मैनेज लिखा है, ये सारे उनके रोल्स हैं। ये ऑप्शनल चीज जो पिछली स्लाइड पे उसने बोला था कि रोल नेम लिख दिए हैं और ये जरूरी नहीं है, ये वो वाली चीज लिखी हुई है। इसी तरह अगर आप देखो तो 0 और n एम्प्लॉय के दरमियान, एम्प्लॉय डिपेंडेंट ऑफ के दरमियान 0 और n इसके लिए लिखा हुआ है कि मिनिमम हो सकता है, कम से कम माइट भी हो सकता है कि सारे के सारे इत्तेफाक से उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो वो सारे मिनिमम केस 0 आ जाएगा। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं जिनके पास डिपेंडेंट है, तो मैक्सिमम n आ सकते हैं, सही है। बाकी आपको ये सारी इसी तरह की नोटेशंस इसके अंदर है, सही।
ओके, समरी ऑफ ईयर डायग्राम, ये वाली चीज हमने पिछली दफा भी देखी थी कि हम एंटिटी को किस तरह रिप्रेजेंट करें, वीक को, रिलेशनशिप को, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। और इसके अलावा हमने जो चीजें देखी थी अभी आज देखने के बाद, जो चीजें हम गेट कर पाए हैं वो है टोटल पार्टिसिपेशन की, कि जी ये एक रिलेशनशिप आर, इसको डायमंड से रिप्रेजेंट किया है और ये दो एंटिटीज E1 E2 के दरमियान है। तो E1 जो है वो टोटल पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बल्कि वो पार्शियल पार्टिसिपेट कर रही है इस रिलेशनशिप में, मगर E2 फुल पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से रिलेशनशिप आर में E1 का एक एंटिटी, E1 का एक इंस्टेंस है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, और E2 के n जो है ना वो इंस्टेंस पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरह से ये वाली जो आपके सामने एक नोटेशन गिवन है, ये आपको ये बता रही है कि रिलेशनशिप और एंटिटी के दरमियान मिनिमम और मैक्सिमम कितनी चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, यहाँ तक हमारी जो ईयर डायग्राम है ना उसकी नोटेशंस विद गिवन एग्जांपल्स हमने सीख ली हैं। अब हमारे पास एक और वो बता रहा है कि ऑल्टरनेटिव डायग्रामेटिक नोटेशन भी है हमारे पास ईयर डायग्राम की। अच्छा, यूएमएल क्लास डायग्राम। अच्छा, यूएमएल के नाम पर जब आप कहेंगे ना यूएमएल डायग्राम, तो यूएमएल के नाम पे मेरा ख्याल से 12 13 या 14 में से कोई एक एग्जैक्ट फिगर है, उतनी आई थिंक 13, तो उतनी जो है ना वो डायग्राम्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, और बहुत सारी इस तरह के नाम हैं। तो हम उनमें से सिर्फ एक देख रहे हैं, दैट इज यूएमएल क्लास डायग्राम। यूएमएल क्लास डायग्राम जी कैसी डायग्राम है, ये इसके लिए आपको अपने थोड़ा सा पुराना बचपन रिकॉल करके देखना पड़ेगा ऊप की क्लासेस को। और ऊप की क्लासेस में जैसे कि हम बनाते थे जी, क्लास होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं। तो एज द नेम डिपिक्ट्स, क्लास डायग्राम में क्लासेस रिप्रेजेंट हो रही होंगी। वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही होंगी ये इंग्लिश आप पढ़ लेंगे, या मैं अभी पढ़ूं उससे कोई फायदा नहीं, आपको डायरेक्ट दिखाते हैं उससे बताती हूँ। इस तरह से वो बड़े से बॉक्स से हम एक क्लास को रिप्रेजेंट करें, उसमें ऊपर वाला छोटा वाला कंपार्टमेंट जो आपको नजर आ रहा है उसमें क्लास का नाम है या एंटिटी का नाम है। जो दूसरा वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर आपको नजर आएंगे एट्रीब्यूट्स के। इस गिवन एग्जांपल में एट्रीब्यूट्स सिर्फ नाम ही गिवन है, उनकी डेटा टाइप नहीं गिवन। इन सम यूएमएल क्लास डायग्राम नोटेशंस वो कॉलन करके उसके साथ डेटा टाइप भी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर सैलरी अगर इंटीजर टाइप की है ना तो सैलरी कॉलन इंट करके लिखते हैं। और जो तीसरा आपको हिस्सा नजर आ रहा है उसके अंदर हम लिखते हैं फंक्शंस जो हमारे उस क्लास के अंदर, ठीक है। तो यही वाली सारी चीजें यहाँ पर आपको ये लाइंस के अंदर लिखी हुई नजर आएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्लासेस, हमने रिप्रेजेंट कर ली, फाइन। उन क्लासेस का आपस में लिंक कैसे है वो हम रिलेशनशिप या एसोसिएशंस जो भी कहते हैं हम उनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, वो हम अभी देखते हैं। इसमें भी हमारे पास मिन मैक्स नोटेशंस हैं, इसमें भी हमारे पास दो काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। ये वाली चीज आप ऊप में आपने बहुत अच्छी सी पढ़ी होगी, और वो एक एसोसिएशन है, एक एग्रीगेशन है, एक वीक एंटिटी है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ये वही वाली चीज, आप इसको पढ़ेंगे आपको ये याद आ जाएगी। हम इस म्यूटेशन को मजीद देखते हैं कि जैसे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, अगर हम यही जो पीछे वाली हम कंपनी का कंसेप्चुअल स्कीमा बना रहे हैं, कंपनी को जब हम यूएमएल क्लास डायग्राम में भी पीछे तो ईआरडी देखी थी, अब जब मैं इसको क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगी तो जितनी एंटिटी थी वो मैंने देखी, कितनी थी जनाब, वो 6 थी, 1 2 3 4 5, तो ये 66 जो है वो हमने यहाँ पर एज अ क्लास रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इनको रिप्रेजेंट करने के बाद इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाएंगे। अब रिलेशनशिप जी नाम हमने देखा था कि जी वर्क फॉर का रिलेशनशिप है, तो हमने कहा जी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, फाइन। ये एक तो रिलेशन हमारा बन गया। फिर इनके दरमियान अब ये देखना है कि इसी तरह हमने सारे जो है ना वो उनके क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप देख लिया, जैसे एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के दरमियान वर्क्स ऑन था, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान एक मैनेजर्स भी एग्जिस्ट करता था वगैरह। अच्छा, अब ये रिलेशनशिप भी मेंशन हो गया, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिन मैक्स नोटेशंस को जो हमने अप्लाई करना है। तो हम ये देखेंगे कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर पार्टिसिपेटिंग। तो
यहाँ पर देखें हमने जो बात की थी कि मिनिमम मिनिमम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो। सो यहाँ पे आप देखो 4 दो डॉट्स के बाद स्टैरिक लगा हुआ है, इसका मतलब है 4 टू मैनी। अच्छा यहाँ पे छोटी सी नोटेशन है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि जो लाइन के साथ हम एक लाइन के ऊपर अगर 1 to 1 लिखना तो 1 दो डॉट के बाद 1, दैट इज 1 to 1। तरह 0 to मैनी का मतलब 0 दो डॉट और फिर उसके ऊपर स्टैरिक लगा देंगे। 0 to 1 में 0 दो डॉट उसके ऊपर 1 लगा देंगे और डायग्रामेटिकली सीधी लाइन उसके साथ ये फील्ड सर्कल और इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह से एग्रीगेशन जो है वो हम उसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, पार्ट और होल रिलेशनशिप, और एक डायमंड सा होता है जो कि पार्ट से निकलकर होल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। सही। अब यहाँ पर देखें वही वाली पुराने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कि मिनिमम 4 से लेकर 4 टू मैनी एम्प्लॉय कैन वर्क इन डिपार्टमेंट। इसी तरह से 1 to 1 यहाँ पर लिखा डिपार्टमेंट वाली साइड में, इसका मतलब है जो डिपार्टमेंट है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम भी 1 नहीं है। सही है। इसी तरह से मैनेजर्स के रिलेशनशिप में मिनिमम 1 और मैक्सिमम भी 1 ही मैनेजर होगा, और वो मिनिमम 0 को या मैक्सिमम 1 को के साथ लिंक है। ये वाली चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है अभी मुझे। एनी हाउ बाकी सारी चीजें इसको देख लेते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के दरमियान में मिनिमम 1 से लेकर मैक्सिमम एम्प्लॉय 1 to many एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन 1 to many प्रोजेक्ट। और लोकेशन के बारे में रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था कि डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी लोकेशन। इसका मतलब है इट कैन और इट मे नॉट हैव मैनी लोकेशन। उस केस में आप देखो कि डिपार्टमेंट 0 मिनिमम 0 और मैक्सिमम सबके सब डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 1 लोकेशन हो। और लोकेशन वाली साइड में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि मिनिमम तो एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा ही जिसकी लोकेशन मोर देन 1 है, या फिर सॉरी लोकेशन मिनिमम एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये 1 to many का केस है। सही है। ओके इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। तो अभी तक जो हमने रिलेशनशिप देखे थे वो दो एंटिटीज के दरमियान थे। ऐसे रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो दो से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान हो। अगर 3 एंटिटीज के दरमियान हो तो हम उसको टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं। इसी तरह से अगर मोर देन 3 हो तो हम जितने वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उतना एनआरए रिलेशनशिप बोल देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा। फॉर एग्जांपल सप्लाई एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। कैसे मुझे पता चला सप्लाई रिलेशनशिप है? ये R1 R2 R3 R4 और ये चीजें इससे लिंक करके ये जो बाहर वाली आपको 2 3 सर्कल नजर आ रहे हैं ये आपस में लिंक ही ये बड़े वाले से मिल के थ्रू कर रहे हैं। मतलब इट विल एंड इट मस्ट बी अ रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप सप्लाई के रिलेशनशिप में 3 एंटिटीज हैं, सप्लायर, पार्ट, प्रोजेक्ट। तो हम कहते हैं कि ये सप्लाई जो है इस केस में ये एक टर्नरी रिलेशनशिप है। इट इज नॉट बाइनरी एनी मोर। फर्स्ट करें अगर इसके अंदर पार्ट नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि सप्लायर और प्रोजेक्ट के दरमियान है सिर्फ 2 एंटिटीज हैं। इट विल बी अ बाइनरी रिलेशनशिप। नाउ सपोज वंस मोर के सप्लायर का अपने ही आपसे रिलेशनशिप है, in that case we will be saying it will be a recursive relationship। ठीक है। और उसके बाद डिस्कशन है जी एक एक छोटी सी बात जो है वो इस नेक्स्ट स्लाइड पे बताने की कोशिश की गई है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर 3 बाइनरी रिलेशनशिप हम बना के उसको एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं तो इट विल बी कन्वेइंग अ डिफरेंट मैसेज देन कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें 3 एंटिटीज तो वैसे ही हैं लेकिन वो एक टर्नरी रिलेशनशिप से जुड़ी हैं। वंस अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि अगर 3 एंटिटीज आपस में टर्नरी रिलेशनशिप के थ्रू जुड़ी हुई हैं तो वो एक डिफरेंट मीनिंग देंगी। और अगर वही 3 एंटिटीज आपस में टर्नरी की बजाय बाइनरी बाइनरी रिलेशनशिप से जुड़ी हैं तो वो एक डिफरेंट मीनिंग देंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस वन देखें, इंस्ट्रक्टर, सेमेस्टर, कोर्स के दरमियान रिलेशनशिप ऑफर्स का है। ये ऑफर एक रिलेशनशिप है जो 3 एंटिटीज को जोड़ रहा है, मतलब ये एक टर्नरी रिलेशनशिप है। इंस्ट्रक्टर ऑफर्स कोर्स, इंस्ट्रक्टर ऑफर्स सेमेस्टर और सो ऑन। ठीक।
ये तो हो गया टर्नरी रिलेशन। लेकिन अगर मैं एंटिटीज को बाइनरी रिलेशनशिप के थ्रू जोड़ूं, तो मैं ऑफर को इग्नोर कर रही हूँ अभी। फिर मैं क्या कहूंगी? इंस्ट्रक्टर कैन टीच कोर्स सेमेस्टर ऑफ कोर्स ऑफर्ड ड्यूरिंग द सेमेस्टर, और सेमेस्टर और इंस्ट्रक्टर के दरम्यान है कि इंस्ट्रक्टर टॉट ड्यूरिंग द सेमेस्टर। अब ये तीन एंटिटीज अभी भी जुड़ रही हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ मीनिंग कन्वे कर रही हैं। और ये वाली चीज के जी ऑफर्स वाला रिलेशनशिप से अगर ये जुड़ रही हैं तो ये एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करेगी। यही वाली चीज इधर स्लाइड के ऊपर भी लिखी हुई है इंग्लिश में। ये आप खुद से इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक है? के बाद ये एक्सक्यूज मी डिस्प्लेइंग मैम। कंस्ट्रेंट। हाँ बच्चे भी एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज बोलते हैं। हेलो बोलो। जी बोलो। मैम। आप मैम ये डीबी का आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले लिया करें। यार रिकॉर्डिंग में मेरे साथ बहुत एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं अभी लेक्चर के एंड पे शेयर कर फिर बताती हूँ आपको। मैम समझ ही नहीं आती, ये चैप्टर 7 की तो बिल्कुल भी नहीं आई। पढ़ा भी नहीं क्या? इतना मैम नहीं पढ़ा है मैंने आज। आधी स्लाइड्स पढ़ी हैं तो वो कुछ की समझ ही नहीं आ रही थी, वो लेक्चर नहीं जो लिया था तो लेक्चर खुद ही से रिकॉर्ड पढ़ा हुआ है तो। ना, जो लेक्चर अभी लाइव ब्रॉडकास्ट में रिकॉर्ड हुआ है, मैं उसको ही अपलोड कर दूंगी, आप उसको ही बार बार सुनना। ये हो सकता है। मैम वो हम नहीं देख सकते। मैंने अब मैं शेयर कर देखने दूंगी की ना। कोशिश की थी। हाँ वो मैं शेयर कर दूंगी ना मैम वो किसी और चल पा तरह रही से। हैं। मैं कोशिश करूंगी यूट्यूब अच्छा। पे डाल दूँ, नेट की स्पीड अच्छी रही तो। चलें ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और उसके अंदर हम स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन ऐड कर लेंगे, टाइपिंग सब टाइपिंग ऐड कर लेंगे, सेट सबसेट रिलेशनशिप ऐड कर लेंगे। ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे, और अब हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर आकर हो जाता है एंड। एडिशनल एग्जांपल्स हैं ये चैप्टर के एंड में गिवन है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये इसको एक्सप्लेन करने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको इसको देख के पता चल जाएगा कि जी CCI जो है वो एक वीक एंटिटी, वीक रिलेशनशिप हो रहा है। और जो इंटरव्यू है वो एक वीक एंटिटी है। इसी तरह से एयरपोर्ट, ये इस डायग्राम के अंदर एयरपोर्ट और ये एक एयरप्लेन की ना एक ERD बनी हुई है, और इसके अंदर एयरपोर्ट एंटिटी और एयरप्लेन टाइप एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या हो सकता है कि एयरपोर्ट के ऊपर एयरप्लेन लैंड कर सकता है, तो वो कैन लैंड का एक फंक्शन बना दिया। अब M और N क्यों है जनाब? क्योंकि एयरपोर्ट कैन बी मैनी, और इसी तरह जो एयरप्लेन लैंड करें दे कैन ऑल्सो बी मैनी। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। इसी तरह एयरपोर्ट के बारे में अब हमने खुद से सोचा कि एयरपोर्ट का कोई कोड हो सकता है, वो किस सिटी का एयरपोर्ट है, फिर हम सोचेंगे जी वो किस सिटी का है तो उसकी स्टेट कौन से वाली है। फिर हम ये भी सोच सकते हैं एयरपोर्ट जो है वो अगर एक सिटी के अंदर या एक स्टेट के अंदर दो तीन है, तो हम कहेंगे कि जी फिर वो उसका नाम क्या है एयरपोर्ट का? वो अलामा इकबाल एयरपोर्ट है या वो कोई और तरह का एयरपोर्ट है? ठीक है, एक से ज्यादा है अगर तो। इसी तरह से एयरप्लेन जो उधर वहां पर लैंड कर रहे हैं वो जी शाहीन वालों का एयरप्लेन है या वो PIA का एयरप्लेन है, हम ये देखेंगे। वो बड़ा वाला एयरप्लेन है, वो छोटे वाला एयरप्लेन है, हम वो भी देखेंगे। उसके अंदर सीट की कैपेसिटी है, हम वो भी देखेंगे। और उसका नाम क्या है, हर जो एयरप्लेन है उसका एक नाम होता है, तो उसका नाम क्या वगैरह, ये इस तरह की चीजें हमने सोच के खुद लिखी है। इस तरह से हमारे पास मजीद एक एग्जांपल आ जाती है। ये वैसे बाइनरी है क्या टर्नरी है? मैम इटरनरी है। सही। और कोई? और कोई? अच्छे वाले बच्चे, बोलने वाले बच्चों की क्लास है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये बोल ही नहीं पा रहे? कोई मुझे बताएगा? जी। मैम क्या बताएं। ये बता दो आज कौन सा दिन है, ईद की तैयारी कैसी है, क्या कुर्बानी देनी है? मैम अभी तो ईद का टाइम पड़ा है।
मैम अभी तो हमारी कुर्बानी हो रही है। अल्लाह कबूल करे। कितने हिस्से निकल रहे हैं ये भी बताओ। ये तो मैम एक भी कीमा पूरा कीमा नहीं हो है। गया। जो दिल में आया। अब मैं ये कह सकती हूँ कि अभी आप पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, तो अब मुझे वो बताएं जो आपका दिल है। कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कोई लतीफा, कोई सीरियस बात, कोई न्यूज, कोई कहावत, कोई मैम ये हिकमत न्यूज की आप बता बातें। दें कि यूनिवर्सिटी की न्यूज कब खुलनी है। 15 सितंबर का कहा है उन्होंने। मुझे भी यही लगता है कि वो 15 से ही खोलेंगे जब हुकूमत कह रही है, तो इसका मैं मतलब हुकूमत। पर मैं ऑनलाइन पेपर। वो कह रहे थे कि आए इम्तिहानात के लिए बुला सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी जब कुछ भी ऑफिशियली लिख के देगी ना, तो फिर मैं जरूर बताऊंगी। ये है न्यूज़ भी हमारे पास। तो मैम यूनिवर्सिटी इसमें जो सॉफ्टवेयर डिसाइड इंजीनियरिंग करेगी। शुरू हो रही है। हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एसके में। हाँ, कर लेना एडमिशन। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था। हाँ हाँ, हो रही है। ठीक। और कोई बात बता दो, कोई टीवी ड्रामों की बता दो। क्या चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस के अलावा, क्या एक्टिविटीज है? जनरल बातें कर लेते हैं, छोड़े पढ़ना। ईमानदार थी। मैम खाना खा लिया आपने? नहीं। खा मैम लेना गेम फिर। खेल। खा ले। मैं खाना खा लूंगी, और बताएं। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा नॉर्मल हो गए हालात, तो मैं ये बस थोड़ी सी अब ये बात ये पूछ रही थी कि ये वाली जो डायग्राम है, इसमें रिलेशन, ये बाइनरी रिलेशनशिप आ रहे हैं कि टर्नरी रिलेशनशिप आ रहे हैं? मैंने ये पूछा था। मैम 3 डायमंड है तो कौन से होंगे? मैम आई थिंक ये बाइनरी रिलेशन है। फैसला करके बताएं जरा, दो चार और लोगों की राय लेते हैं। मैम एक मुझे तो एंटिटी का दो टर्नरी। दो रिलेशन बन रहे हैं। बाइनरी बाइनरी रिलेशन लग रहा है ये। ये बाइनरी रिलेशन है, क्यों? क्योंकि जो रिलेशनशिप वर्क्स इन कंटेन्स और हैज टू है, इन हर एक रिलेशनशिप के साथ तो दो ही चीजें अटैच है। वर्क्स यस। इन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के दरमियान है दो एंटिटीज। इसी तरह कंटेन्स दो एंटिटीज के दरमियान है। हैज टू दो एंटिटीज के दरमियान है। दो एंटिटीज के दरमियान है तो सिंपल है, बाइनरी है। इसी तरह से ये वाला मुझे बताएं, ये बाइनरी है या टर्नरी है? ये कोर्सेज एक टर्नरी रिलेशनशिप है या फिर एक बाइनरी रिलेशनशिप? मैम कोर्सेज कोर्स बाइनरी है। जी। बाइनरी में कोर्स। ओके, और कोई? बाइनरी है मैम। डन। यस मैम मैम। ये और ओवरऑल कोई? मैम ये ओवरऑल देखना है क्योंकि इंस्ट्रक्टर का भी एक बंदा है और ये टेक्स्ट का भी। एज यू विश, खुली छुट्टी। नहीं मैम ओवरऑल देखना है कि एज क्या। पर योर अंडरस्टैंडिंग बच्चे, मैंने तो अभी कोर्स पूछा है। कोर्स में बाइनरी लग रहा है। कोर्स का तो बाइनरी है क्योंकि उसके साथ दो रिलेशन है। वेरी गुड। और कोई? मैं इन सब से बात इत्तेफाक समझ करता आ रही है बच्चों को? बच्चों को समझ आ हूँ। मैं इन रही सब है? से इत्तेफाक करता हूँ। इसके जी घर वाले बोले। से। हाँ? जी जी, बोल रहे बच्चे। मैम क्वेश्चन आंसर सेशन कब शुरू होगा? वो मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर ही हो रहा है। अभी बताओ जरा, क्वेश्चन पूछा ना, आंसर ही हो रहा है। नहीं बताओ जरा। मींस उसमें तो हमारी क्यूरीज वो नहीं रिजॉल्व नहीं किए नहीं, जाते हैं ना। पहले मुझे मेरा क्वेश्चन का आंसर, फिर आपके क्वेश्चन सारे। मैंने मैम स्टार्ट वो तो इसलिए आपने किया जो था कि पूछा आप बता पहले दिया। मुझसे पूछे। मैंने स्टार्ट में मैम ये बोला कि कोई सवाल है तो मुझसे कर ले, वरना फिर मैं पढ़ाऊँ। बात मैम ही वो मैंने उसके ये की। बाद जो आपने पढ़ाया उसमें सवाल है। हाँ हाँ, सवाल वो जरूर, पहले मेरे वाले का आंसर। मैम वो दे तो दिया है। अच्छा, अब मैं डन करें बस, और किसी ने आंसर तो नहीं देना? आप सबके मुताबिक कोर्सेज एक बाइनरी रिलेशनशिप है, और मेरे मुताबिक कोर्सेज एक रिलेशनशिप ही नहीं है। मैम ऐसा तो नहीं। ऐसा तो है। अब जरा गौर से देख के बताओ, कोर्सेज का जो मैम ऐसे ही है, मैं डायग्राम भी। बनी हुई है,
वो एक रेक्टेंगल बनी हुई है ना, तो रेक्टेंगल को अगर मैं वापस जाके देखूं और मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, तो रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये देखिए जरा ऊपर, एंटिटी मैम, एंटिटी एंटिटी। तो मैंने बोला कि जी फोर्सेस कैसा रिलेशनशिप है, आप सबने बोला बाइनरी, मैं भी यही सोच रहा था। रिलेशनशिप भी नहीं है। ये देखिए फोर्सेस रिलेशनशिप है। मैम, मैं तो ये बता रही थी कि उसके कितने रिलेशनशिप है, मैंने उसको तो नहीं बोला कि वो रिलेशन है। मेरा सवाल ही मैंने बार बार जोर देके पूछा है कि कोर्सेज कैसा रिलेशनशिप है। आप सब ने बाइनरी 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 कहा, लेकिन असल में तो कोर्सेज एक रिलेशनशिप भी नहीं है। ठीक है, मैम कैसे नहीं है? बता दे, कोर्सेज एक एंटिटी है, वो रिलेशनशिप कैसे है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। मैम, पर रिलेशनशिप आपने तो ये नहीं पूछा था कि कोर्सेज के कितने रिलेशन है। मैं तो उसका जवाब दिया है कि उसके साथ 2 डायमंड है तो उसके 2 रिलेशन है। मैंने ये पूछा था कि कोर्सेज कौन सा रिलेशनशिप है, बाइनरी या टर्नरी, यही सवाल नहीं था मैम, वो मेरा। तो है ही नहीं, वो तो कोर्स से एक एंटिटी है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि वो नहीं है, यही तो मैं चाह रही थी कि आप में से कोई बताए कि कोर्स तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोर्स तो एंटिटी है मैडम। मैं तो चाहती थी कोई एक बच्चा ये मैम बात मुझे कोर्स बताए। कोर्स कोई रिलेशनशिप नहीं है, अब बता दी। हाँ मैम हाँ, आपने तीसरा ऑप्शन दिया ही नहीं फिर। कोर्स सिंगल है, कोर्स सिंगल। तीसरा ऑप्शन अच्छा आप कोर्स इज जी, सिंगल, सिंगल कोर्स। कोर्स सिंगल है। सिंगल क्या, इंसान है, बकरी का बच्चा है, तोता है, चिड़िया है, कोर्स क्या है? सिंगल क्या? बकरी का समझ बच्चा। रहे थे, समझ गए। नहीं नहीं, मुझे नहीं ना समझ आई। बिलाल की कोर्स तरह। क्या, वो टर्म बताओ ना, सिंगल क्या? मैम वो सो गया है। कोर्स एक एंटिटी है, सिंगल एंटिटी। क्या मैम मेरे ख्याल से जो टर्म जो बोल रही है और सिंगल वाली। जी, मेरे ख्याल से ये भी सो गया। ये भी सो गया। चलो गुड हो गया। ये जो बच्चा, मैं समझती हूँ ऑनलाइन आके ना बगैर तस्वीर देखे अंदाजा लगा रहा है, ये बहुत जीनियस बच्चा है माशाल्लाह। अच्छा अब ये देख के मुझे बताओ जरा, इस डायग्राम में रिलेशनशिप है कोई वैसे? मैम दो टीचर के रिलेशनशिप है, हैं। टीचिंग और यूजेस का। कौन सा? टीचिंग और यूजेस। वेरी गुड। अब मुझे बताएं कि वो बाइनरी है या वो टर्नरी है? मैम बाइनरी है बाइनरी। दोनों। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप पहुंच गए हैं कि ये डिफरेंट कैसे लग रहे हैं, एंटिटी कैसे पता चल रही है और रिलेशन रिलेशनशिप कैसे कैसे पता पता है? चल रहा है। ठीक है, अच्छा। ठीक है। अब आप में से कोई भी किसी भी तरह का सवाल, आई मीन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना चाहे तो बताएं। एनी मैम क्वेश्चन? यस। मैम, रिलेशन के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, जैसे कि आज ये देखो, ये एक वर्क्स ऑन रिलेशनशिप है, इसके अंदर आवर्स आ रहे हैं ना, कि कितने आवर्स कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा, तो ये एट्रीब्यूट एम्प्लॉय का तो नहीं हो सकता, और ये एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट का भी नहीं हो सकता। ये रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है। इसी तरह से जो मैनेजर है, इसकी स्टार्ट डेट क्या है, ये एट्रीब्यूट है ना, तो ये मैनेजर्स का एट्रीब्यूट है। और कोई और क्वेश्चन? मुदस्सिर आपने पूछना था, पूछ लिया। यस मैम, वो एक एक दो चीजें कंफ्यूज कर रही हैं मैम। ये जो आपने हेयर डायग्राम समझाई है, इसमें मुझे एक दो चीजें की समझ नहीं आई। इसमें लाइक एंटिटी और वीक एंटिटी में क्या डिफरेंस है, इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है, वेरी गुड, मैं बताती हूँ आपको। अब देखो, ये बताओ कि जब कोई भी घर खत्म हो जाता है तो उसके अंदर जो रूम्स है वो एग्जिस्ट करेंगे? नहीं मैम, नहीं करेंगे। ओके। अगर एक गाड़ी तबाह हो जाती है तो उसके टायर एग्जिस्ट करेगा? करेंगे मैम। यस मैम। करेगा। यस। इसी तरह से जब ये वाली एग्जांपल जो हम देख रहे हैं, कंपनी का डेटाबेस वाली, अगर एक एम्प्लॉय खत्म हो गया, क्या उसके डिपेंडेंट्स एग्जिस्ट करेंगे वहां? यस मैम।
मैम एम्प्लॉय अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर तो एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया, वो कंपनी छोड़ गया, अब उसका डिपेंडेंट्स एग्जिस्ट करेंगे? डिपेंडेंट्स नहीं करेंगे मैम, नहीं वो तो करेंगे। एग्जिस्ट करेंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, वो तो उधर ही है। डिपेंडेंस है ना, मींस जिंदा तो रहेंगे, मैंने ये नहीं कहा वो दुनिया छोड़ जाएंगे। ये अच्छा बताओ कि पर्सनल कंपनी उन डिपेंडेंट्स को डिपेंडेंट्स कंसीडर करेगी? उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी दे देगी? एम्प्लॉय रिजाइन नहीं कर दिया, नहीं मैम, नहीं देगी, नहीं करेगी ना। नहीं करेगी। मैंने ये नहीं कहा कि वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे, मैं बार बार बता रही हूँ, बाद में आप बोलेंगे कि मैडम आपने कहा था। अच्छा, अगर वो एम्प्लॉय के जाने से डिपेंडेंट्स भी नहीं एग्जिस्ट कर रहे, तो अब मुझे बताएं कि ये उस तरह की एग्जांपल नहीं होगी कि घर खत्म हो गया तो कमरे भी खत्म हो गए हैं। हालांकि एम्प्लॉय खत्म हो गया। डिपेंडेंट्स, हाँ, हालांकि डिपेंडेंट एक एंटिटी है, लेकिन वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर। उसको हम कहते हैं वो वीक एंटिटी है। ठीक हो गया, ये समझाया था वो मेरे रेंज में नहीं रहा। ठीक हो गया मैम, समझ आ कोई गया। बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई सवाल? मैम और ये जो आपने डायमंड बनाया है, इसमें भी जो डबल डायमंड बने हुए हैं, इसका क्या मतलब है? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ये इधर लिखा हुआ है, ये रहा, मैम एक्सप्लेन कर दें थोड़ा इसको। ये रहा। अच्छा, ये देखें, अब ये वाला जो रिलेशनशिप है, ये आइडेंटिफाई ना, ये किसी स्लाइड में भी लिखा हुआ है, ये ना उसी साइड पर आ रहा है, आप देखो, वीक रिलेशनशिप के साथ ही। मैं आपको दिखाती हूँ अगर ये पीछे लिखा हो। ये वीक एंटिटी टाइप आ गई। A dependent entity is identified, डिपेंडेंट एक एंटिटी है ना, वो कैसे आइडेंटिफाई की जा रही है? डिपेंडेंट के जरिए से। मिसाल के तौर पर डिपेंडेंट के फर्स्ट नाम से, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय अकरम है एक, ठीक है, कंपनी में। अब आगे से जो भी डिपेंडेंट होगा वो अकरम का बेटा, अकरम की बेटी, अकरम की वाइफ, तो वो एम्प्लॉय या डिपेंडेंट के नाम के जरिए हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और एंड द स्पेसिफिक एम्प्लॉय विद हुम द डिपेंडेंट इज रिलेटेड। अच्छा, तो इस केस में क्या कहते हैं कि डिपेंडेंट एक वीक एंटिटी टाइप है, एम्प्लॉय इज इट्स आइडेंटिफाइंग या ओनर एंटिटी टाइप, एम्प्लॉय के जरिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो हम कहते हैं दैट इज ओनर एंटिटी टाइप, या दैट इज आइडेंटिफाइंग, क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके जरिए से। और उस रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बोलेंगे। फिर ये आखिरी लाइन जो लिखे ना, एम्प्लॉय इज इट्स आइडेंटिफाइंग entity type via the identifying relationship type that is dependent on। कल से ही दिखा देती हूँ डायरेक्ट कि एम्प्लॉय और डिपेंडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, क्योंकि एम्प्लॉय के जरिए डिपेंडेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप भी बन रहा है ना, वो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होगा। सही है। डिपेंडेंट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर यहाँ डिपेंडेंट के अंदर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, अली फॉर एग्जांपल, वो जो बच्चा डिपेंडेंट है उसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है, कंपनी में नो वन नोज अली, बट यस अगर वो अकरम का बेटा है तो यस एवरीवन विल नो। तो वो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला रिलेशनशिप जो डिपेंडेंट ऑफ है ना, ये आइडेंटिफाइंग है। और इसके अंदर ओनर कौन होगा? इसमें एम्प्लॉय ओनर होगा। सही है मुदस्सिर? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम। थोड़ा सा समझ आया कि नहीं आया? आगे मैम, वो एम्प्लॉय की वजह से वो डिपेंडेंट्स जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी वजह से हाँ, उसको जो है वो हमने बनाया वीक। अब देखो ना, एक डिपेंडेंट है, उसका नाम कोई फातिमा है बच्ची, उसके अब्बू काम करते हैं किसी कंपनी में। अब अगर हम कंपनी में नाम ले जी फातिमा का जो है ना वो ऑपरेशन हुआ, उसके लिए पैसे चाहिए, तो कंपनी क्या कहेगी? फातिमा कौन है? इसलिए बताना पड़ेगा कि ये अकरम की बेटी है। वो जो अकरम है ना वो ओनर है रिलेशनशिप में।
यस मैम, और फातिमा उस पर डिपेंड कर रही है, इसकी वजह से वो आइडेंटिफाई रिलेशन। जी 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 जी, ठीक है। यस। ओके, और एनीवन एल्स बच्चों, स्टूडेंट्स, कोई और? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम अगर जो उनकी एंटिटी है वो वीक होगी तो उसका रिलेशनशिप भी वीक है ना? वीक एंटिटी है और रिलेशनशिप, यार वैसे रिलेशनशिप आइडेंटिफाइंग है ये पढ़ा है, और वीक रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? अगर मिसाल के तौर पर अकरम एग्जिस्ट मैम करता है, मैम ये जो डायमंड है इसमें अगर रिलेशनशिप एग्जाम्पल एग्जिस्ट, नहीं नहीं सुनो ना मेरी बात, अगर अकरम एग्जिस्ट करता है और उसकी बेटी भी डिपेंडेंट है उस पर एग्जिस्ट करती है, तो उनका आपस में रिलेशनशिप वीक नहीं हो सकता। वीक और स्ट्रॉन्ग का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है अभी तक। सवाल प्लीज। मैम नहीं पता चला। यार देखो अकरम जो है, अगर वो मैम वो कंपनी आपकी में बात समझ मुलाजिम आ है रही तो है। उसकी बेटी उससे वीक कैसे लिंक हो सकती है? उसकी सगी बेटी है हाँ भाई। मैम प्लीज। तो तेली होती तो शायद वीक होती, सगी मैम बेटी है, वो तो कैसे weak हो अकरम को जाएगी? पता होगा। तो मैं मैम बताती वो हूँ कंपनी और एम्प्लॉय के दरमियान तो कच्चा है ना। क्या है। ओके मैम, कम, अल्लाह हाफिज। कंपनी और एम्प्लॉय के दरमियान तो रिलेशनशिप वीक है ना। कंपनी और एम्प्लॉय के दरमियान, कंपनी और अब एम्प्लॉय उनके का दर रिलेशनशिप यहाँ कहाँ निकाल रहे हैं हम? ये तो मैम कंपनी ऐसे का आपका डेटाबेस बनाया, आपको ऑर्डर मिला, आपने कंपनी का डेटाबेस डिजाइन करना है, तो कंपनी का डेटाबेस डिजाइन करने के लिए इतनी सारी चीजें अंदर डालनी है। अब कंपनी तो होती ये पूरी चीज एक कंपनी है भाई। मैम एक और क्वेश्चन। यस। मैम ये आपने जो रिलेशनशिप और ये एंटिटी के दरमियान जो एक लाइंस हैं, ये जिसमें डबल लाइन आ गई है, इसका क्या मतलब है? तो ज्यादा ये भी मैंने जब पढ़ाया था ना, मैंने यही बताया था कि डबल का मतलब है टोटल पार्टिसिपेशन, सिंगल का मतलब है पार्शियल पार्टिसिपेशन। मिसाल के तौर पर मींस एम्प्लॉय और वर्क्स फोर के दरमियान डबल लाइन है, का मतलब ये है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब के सब काम कर रहे होंगे, कोई काहिल नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो आके बैठ गया उसे काम नहीं दिया गया, समझाई? इसका मतलब ये है, हर यस। बंदे ने काम करना ही करना है। अब डिपार्टमेंट और वर्क्स फोर के दरमियान रिलेशनशिप भी टोटल है, इसका मतलब है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में काम हो रहा है, कोई भी फारिग डिपार्टमेंट नहीं पड़ा हुआ है, और सारे के सारे एम्प्लॉय सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। क्योंकि सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो टोटल पार्टिसिपेशन है, सारे डिपार्टमेंट्स में काम हो रहा है, टोटल पार्टिसिपेशन है। लेकिन अब एम्प्लॉय और मैनेज के दरमियान एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर 10 एम्प्लॉय हैं और वो मैनेजर्स के पार रिलेशनशिप में देखें तो 10 में से 3 मैनेजर हैं सिर्फ, सारे के सारे एम्प्लॉय मैनेजर नहीं है। उस केस में हम एक लाइन लगा रहे हैं। ऊपर वाले केस में, वर्क्स फोर के केस में सारे के सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 10 के 10 काम कर रहे हैं, मतलब टोटली पार्टिसिपेशन हो रही है एम्प्लॉय की, तो हम डबल लाइन लगा रहे हैं। लेकिन मैनेजर्स के केस में देखो, 10 के 10 एम्प्लॉय मैनेजर नहीं लगे हुए, 10 में से सिर्फ 3 मैनेजर हैं। तो मैनेजर्स के केस में हम कहेंगे कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर रहा है मगर पार्शियल पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद अ सिंगल लाइन ओवर हियर। मैम ये एम्प्लॉय और फिर डिपेंडेंट्स के दरमियान डबल लाइन क्यों नहीं आई? हाँ जी बिल्कुल। अब देखे, एक एम्प्लॉय है, जैसे आप हैं, कई एम्प्लॉय हो जाते हैं, और आपके डिपेंडेंट्स के अंदर आपकी तो शादी नहीं हुई, तो आपके बेगम और बच्चे नहीं हैं, तो आपके डिपेंडेंट्स नहीं होंगे, सही हो गया। इस केस के अंदर हम कहेंगे कि एम्प्लॉय तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन डिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सही है। माइट बी 10 एम्प्लॉय में से 9 लोगों के पास डिपेंडेंट्स हो, लेकिन एक 10वां अगर एक भी बंदा ऐसा है तो इसका मतलब सारे के सारे एम्प्लॉय तो ऐसे नहीं हुए ना, ठीक है। यस मैम। बस समझ आ गई? और कोई सवाल? यस मैम। बोलो, सवाल बोल दिया करो। मैम ये लोकेशन क्यों डबल इलिप्स में? मुझे सच बताना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आज जुम्मतुल मुबारक है, ये किसने पढ़ा था कि ये चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया था वो स्लाइड पढ़ी थी?
आपने पढ़ी थी? खातून आपसे बात हो रही है, बच्ची जो भी नाम है आपका, मैम नाम आधी पढ़ी थी। आदि मैम पढ़ी। आधी पढ़ी थी। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के ना आप दोबारा पढ़ने बैठो और ये सारी पढ़ो और फिर मुझे बताना कि डबल ओवल का कहीं मतलब आया हुआ है। मैम मल्टी वैल्यूड के लिए यूज होता है ना ओवल। ठीक है, कितना पता है? जी मैम याद आ गया। अच्छा, अगर ये मल्टी वैल्यूड के लिए हो तो फिर लोकेशन मल्टी वैल्यू क्यों है? चलो अगला सवाल मेरा आपसे, मैं भी तो आपसे सवाल पूछ सकती हूँ। मैम माइट भी उसके जो वैल्यूज है वो एक से ज्यादा है, रिक्वायरमेंट में इसलिए वो लिखा है कि कम। हाँ, रिक्वायरमेंट की जो 9वीं और 10वीं में बार बार जिक्र करती हूँ ना, 9th और 10th गाइड, इस डायग्राम को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट लिखी है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट में हैव मोर देन वन लोकेशन, सिंस इट कैन हैव मोर देन वन लोकेशन, तो जाहिर है उसमें मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी। जी मैम। सही है जी। और कोई नाजरीन और हाजरीन में से कोई और हजरत सवाल पूछना चाहे? अटेंडेंस इज नॉट भूख लग रही है। मैम मेरा जाए प्लीज वो ये वाला क्वेश्चन बता दें। है, मैंने आपको सारे तो बता दिए, मैंने कौन सा नहीं नहीं बताया? नहीं मैम वही वीक रिलेशन वाला, आप अकरम और उसकी बेटी को छोड़ देना, बस रियल में देखें। चलो अकरम चला मैम गया, अब रिलेशन क्या? वीक कैसे हो सकता है? मैम रिलेशन वीक कैसे हो सकता है? मतलब कि मैंने भी तो कहा है कि वीक है, आप खुद बोल रही हैं वीक है, नहीं मैंने तो ऐसी नहीं कोई चीज नहीं नहीं मैम, बताई। ये डबल रेक्टेंगल, सॉरी डबल मैम डायमंड मैम के लिए इसकी मैं बात कर इसकी रही मैं हूँ। बात समझ गया, इसको कई बाद में मेरे से इनबॉक्स में पूछ रहे। हाँ चलो, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है भाई, पूछना। नाम बताओ जल्दी। मैम हिना नाम है, मुदस्सिर से पूछ लेना। हाँ, हिना मुदस्सिर से इनबॉक्स में पूछ लेना, वैसे मैं भी बता सकती हूँ। हम आपकी मीटिंग होगी ना। भाई वो जो डबल आपकी अगर आप बता से सकती है तो काइंडली आप बता ही दें, हम सबका मैंने भी फायदा बताया हो है, जाएगा। पहले भी बताया, मुदस्सिर आपको बताया ना, यही आपका भी यही ऑलमोस्ट क्वेश्चन था जो ये कर रही यस मैम, वो समझ गया, लेकिन वो थोड़ी इसको थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है। है। अरे वाह, फिर आप ही बताओ, मैं सुनती हूँ, अटेंडेंस लेती हूँ। 673। मुदस्सिर भाई फिर हम आप ही बता चलो दो। मुदस्सिर बता दो। मैम 1 मिनट सिर्फ मुदस्सिर को बताने दें। जी मुदस्सिर अपने लफ्जों में बताएं, सम टाइम ऐसा होता है ना, टीचर बेचारा अपने जेन में बता रहा होता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं, कुछ कोड लफा से समझ आ जाती है, इट हैपेंस। बता दो मुदस्सिर नहीं जल्दी मैं से। नहीं मैं मैम रहने दें, नींद आ रही है पहले ही बहुत। चलो लोरी सही, ओके अच्छी आ मैम, जाएगी। अल्लाह हाफिज़। कौन मैम है बच्चा 656 की पैटर्न लगाते हैं। ये जो बच्चा अल्लाह हाफिज कह रहा है, ये किस मजबूरी से आया, मुझे समझ नहीं आ रही वैसे सच्ची में। ये यार है। हसनैन अता, आपको अल्लाह हाफिज करना है, जिससे जाना चला जाए भाई, नजर थोड़ी आ रहे हो मुझे। मैम 662। मैम ऐसा नहीं डबल अटेंडेंस लगेगी, बारी बारी लगेगी, ऐसा नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और आप लोग देखते रहें साथ। 673 4 40 यस मैम। 42 यस मैम। 40 हो के 42 है, दोनों पे तुमने 40 यस मैम बोला है, जल्दी बताओ। मैम मैंने 40 पे बोला है, 42 पे तो किसी ने बोला ही नहीं। अच्छा, 43 मैम ये 73 एब्सेंट है। यस मैम 43 यस मैम 45 यस मैम 45। 48 यस मैम 49 प्रेजेंट मैम 50 प्रेजेंट मैम 52 अटेंडेंस बोल दें, मैं लगा लूं, मेहरबानी करें जरा। 48 49 प्रेजेंट मैम 49 प्रेजेंट है। 50 52 मैम 50 प्रेजेंट है। 52 53 प्रेजेंट 54
55, यस मैम 56, यस मैम शुक्र 57, ये शोर बंद कर दो जो भी है। 57, ऑनलाइन एक्टिव नहीं 58, Present. 50, पहले 60, Ma'am, 58 present. ज्यादा ही हो जाती है प्रेजेंट 60, प्रेजेंट 62, Yes, ma'am. 60, क्लासेस कैसे 65, Present, ma'am. 66, Present. 65. 67, 65. 68, Yes, ma'am. 70, 71, 77, यस मैम 71 78, हाँ उसका कोई पता है इससे अच्छा वो आई नहीं अब असाइनमेंट नहीं देते तब पढ़ाते ही रहे अच्छा बस ये हाँ वो फिर मंडे तक नहीं आओ उसकी थर्सडे नाइट ओके। मैम 81 प्रेजेंट है। यार इसलिए मैं इतनी स्लो ले रही थी, इतनी स्लो ले रही थी, मगर मजाल है कि आप लोग बोल दें। इतनी स्लो अटेंडेंस ले रही कि ना रह जाएगी। बोलो किसकी रहती है? खवातीन और हजरात। 61। मैम 681 अच्छा ठीक है, लग गई बच्चे। और कोई? 57. मैम। अरे लड़की बोल दिया करो ना। मैम मैंने आपको मैं अपनी सुन तो रही हूँ अटेंडेंस का कहा था एलएमएस पे वो हाँ मेरे सेपरेटली मार्क करने हैं 54 रजिस्टर्ड मैम नहीं हुआ। वो है ना 54। यस मैम मैम मेरी सुन ली बात। हाँ हाँ सुन ली। रजिस्टर कब होगी? खुलेगी मैम। अच्छा ठीक है, बस टेंशन ना लो, फिर बात होगी ना आपकी मेरी। मैम टेंशन मैम 78 का नेट ऑफ हो गया। वही ना मैम मैं नेट ऑफ क्लासेस की ले तो लेके बिल्कुल अटेंडेंस ही नहीं लग रही। ओ नहीं परेशानी, ऐसी कोई चीज़ों की परेशानी नहीं लेनी, हाजिरियों की परेशानी नहीं लेनी, लर्निंग की परेशानी लेनी है आपने। ओके मैम। मैं रजिस्टर कर दूंगी आपको, लेकिन अभी आप हो भी नहीं पाएंगी जब तक आपका वो पिछला इशू क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ओके, नो क्वेश्चन, तो हम फिर एंड करते हैं। नो क्वेश्चन। थैंक यू हाफिज मैम, मैम। गुड बाय। जी कमर अल्लाह। अल्लाह हाफिज मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है। तौबा तौबा तौबा, क्या सुन लिया? क्या तो इतनी गंदी आवाज। अस्तगफिरुल्लाह। मैम चली भी गई। जी चले सर। गई हैं। गुज्जर साहब ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਆ। गुजर अटेंडेंस लग गई है। मेरी गुजरना आ रहा सी। गुजर जुम्मा पढ़न गया सी। ਇਹ ਨਹੀਂ हाँ जी ਇਹ 3 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਗਿਆ ਸੀ। गुजर दा जुम्मा लेट ही होंदा है। पिंड शायद गुजर ने बैठ के गया होना। गुजरों का जुम्मा अलग होता है। चढ़ के गया सी जुम्मा पढ़ने, तां फिर देर हो गई। देखिया समझदा तू पूरी गल। ਅਰਤਗੁਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੱਝ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ। नहीं मैं वाले वेखे ही नहीं। सही है। मेरा तो खत्म हो गया, 5 सीजन हो गए ने ते बेटे दा वेख रहा। ਕੱਪ ਦਈਏ ਹੁਣ। यार तुम लोग जब बोलते हो ना इतना अच्छा इंटरनेट है कि वॉयलिन बजता है। कौन? नेट अच्छा लगवाना है, पैसे खर्च कर। मैं? नहीं हसन है।
अच्छी बात है ना, मजा आता है, डबल मजा आता है, वॉयलिन भी बजता है, आवाज भी आती है। फ्री का म्यूजिक मिलता है तुझे, फिर टेंशन किस बात की? वही तो मैं बता। जा सो जा फिर, अल्लाह हाफिज। फिर ओ गुजर ओ की करन दे तू? बस हुन सोइए, हुन की करना। बस ठीक है, सो जा। देला सारे चले गए, असाइनमेंट बना सबमिट करा, सो जा। फिर ना उठी 2-3 दिन, तीर वाले दिन उठी सीधा ही।